तो उस समय लाठीचार्ज ही नहीं होता। कुछ मतलब वहाँ के एसपी के लोगों के कहने पे साथ में भी अन्याय हो रहा है और सरकार चुप्पी छामे हुए इस पे कुछ बोलना नहीं चाह रही है। हमारे लिए जो सम्मान मिलना चाहिए था वो हमें प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया और मोटा पैसा देते हैं फीस का, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बहुत महंगा होता चला जा रहा है। हम अधिवक्ता लोग थे, कानून को जानते थे, इसलिए हमने हड़ताल की। सब लोगों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका साथ सबका विकास में। और आज हम आए हुए हैं बदायूं कचहरी पर। यहाँ हम किसी सिलसिले में बात करना चाहेंगे जो आज के समय में हमारे गांव में सबसे ज्यादा समस्या है। ये किसी भी गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, या जो न्याय देने के पक्ष में होते हैं उन लोगों को न्याय नहीं दिया जाता है। उन लोगों की बजाय उन लोगों को न्याय मिलता है जो लोग न्याय के हकदार नहीं होते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार भैया। सर, आपका शुभ नाम? हरप सिंह वर्मा, एडवोकेट। सर, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ था हापुड़ का, सर उस पर सर आपके क्या विचार हैं? अधिवक्ताओं के साथ हापुड़ में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया था। उसकी एसआईटी टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे हाई कोर्ट तक संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने अभी हापुड़ बार एसोसिएशन ने 29 तारीख को हड़ताल जो वापस ले लिए, 15 दिन का समय देते हुए कि हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, उसको तत्काल आदेश से लागू किया जाए समिति बना के, और उसकी सही से जांच की जाए। और हमारी 12 तारीख जो है 12/10 हमारी हाई कोर्ट में लगी हुई है। एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट पूर्णतः हम सब लोग संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट भी संतुष्ट नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि उस कोर्ट में जो रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी उसके खिलाफ अगर सही जाते हैं तो ठीक है, नहीं हम उसके खिलाफ भी जाएंगे और रिट दाखिल करेंगे। और प्रशासन से हम इसलिए और नाराजगी जताना चाहेंगे कि प्रशासन अगर चाहता तो उन पुलिस वालों के खिलाफ उसी समय एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं लिया गया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर 1 महीना हड़ताल रखी। सारे कोर्ट बंद रहे, प्रभावित हुआ, हमारे यहाँ पे लोगों को न्याय नहीं मिल सका। ये सारी प्रशासन की ढील थी। सर, जैसा कि आपने बताया हमारे लिए अभी की प्रशासन की ढील थी। अगर प्रशासन चाहता तो सर वो छोटी सी बात के लिए सर वहीं पर दबा भी सकते थे और उनके लिए न्याय मिलता तो सर सही नहीं होता क्या? नहीं, प्रशासन ने बिल्कुल नहीं चाहा। प्रशासन ने मतलब जो इस समय दबाव बनाया था हम लोगों पे, हमारा ट्रांसफर भी हुआ है वहां से, कुछ लोग निलंबित भी हुए हैं। और जो प्रक्रिया है हमारी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की वो जारी है लगातार। जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगी, हमने हड़ताल वापस ले लिए, मगर हमारा जो अभी देह है, जो हमारी हम जो सोच रहे हैं हमारा मिशन है, वो कामयाब नहीं हुए हैं। कामयाब तब होंगे जब पूरी तरह। और फिर हाई कोर्ट में जो रिट है दाखिल की गई है उसकी रिपोर्ट जो सौंपी गई है वो रिपोर्ट के आधार पर देखो 12 तारीख को क्या निकल के आता है निर्णय। उसके बाद में हम आगे का आंदोलन मतलब आंदोलन की जो प्रक्रिया है वो जारी रखेंगे। और सरकार के प्रति जो आक्रोश है वो भी जारी है अभी भी, और जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की लागू होने के बाद, जब तक लागू सही से नहीं हो जाएगा, लागू होने के बाद में हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, तभी आक्रोश वापस होगा। वरना आक्रोश जो हम अधिवक्ताओं में बराबर बना हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हम लोगों के खिलाफ में जैसे वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें अधिवक्ताओं के ऊपर पूरी तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, नाले में गिरे थे, तो न्याय कहाँ मिलेगा? हम काले कोट वाले के लोगों के पीछे नहीं मिल पा रहा न्याय, तो आम जनता को कहाँ से न्याय मिल जाएगा? आम जनता को सर क्या न्याय मिलेगा जब हमें लोगों को न्याय की मूर्ति जिन्हें कहा जाता है उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है? तो किसी आम आदमी के लिए न्याय की क्या आवश्यकता हो सकती है, फिर किसे मिल सकता है? ये प्रशासन जो है पूरी तरह से सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जैसा सरकार करा रही है वैसे दबाव में काम कर रहा है, और सही रूप से काम ही नहीं कर रहा। अगर सही रूप से काम कर रहा होता, गलत तरीके से हम पे आपत्तिजनक लाठीचार्ज किया। और जो हमारा वाकई में यह था, और हम लोग सोच रहे थे कि हमारे एक महिला अधिवक्ता थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। हम रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हम शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां के कप्तान ने जबरदस्ती बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हम लोगों को भगा दिए वहां से। लेकिन सर आपने कहा कि हम शांतिपूर्वक वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। संविधान में जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में हमारे लिए अधिकार दिया हुआ है कि हम कहीं पर भी जाकर के अपनी सभा को एकत्रित कर सकते हैं बिना किसी हथियार के या बिना किसी चीज के, और तो सर वो आपसे वो भी अधिकार छीन ले गया। जो आपकी सभा शांति से आप कर रहे थे वो सभा में भी मतलब भंग की गई। बिल्कुल भंग की गई भाई। आम आदमी को सभा करने का, अपनी बात रखने का, धरना रखने का अधिकार तो सबको है।
ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर हम शांतिपूर्ण रूप से धरना कर रहे थे तो तुम लाठीचार्ज करोगे। बिल्कुल नहीं, हमारे भारतीय संविधान के तहत सर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अपना संघ या फिर किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल उसी तरह से हम बात रख रहे थे, अपनी शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे हम। हमारी कोई भी उसमें ऐसी कमी नहीं थी, ना कोई हम पे औजार था, ना कोई हथियार था, ना कोई डंडा था हमारे साथ में। पुलिस ने बर्बरता की हमारे पास, जो लाठीचार्ज किया वो पूर्ण रूप से गलत था। आप तो सिर्फ संविधान को लेकर के ही चल रहे थे, लेकिन उन लोगों ने अराजकता फैला करके आप पर लाठी डंडों से मतलब मारपीट की। बिल्कुल बिल्कुल लाठी डंडे से मारपीट की, उसकी वीडियो भी वायरल हुआ, शासन प्रशासन सबने देखा, कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम भी यहाँ से बदायूं से चल के हापुड़ पहुंचे थे, जब हम लोगों ने दबाव बनाया प्रशासन पे, तब उन्होंने उन लोगों को सस्पेंड किया है, उनका गैर जनप्रति ट्रांसफर किया है। उस समय अगर ये बात की होती तो हम धरना पे बैठते ही नहीं, और ना ही 1 महीने के लिए कार्य जो यहाँ से प्रभावित हुआ था, जो बदायूं से लेके पूरी यूपी में कार्य प्रभावित हुआ था, ये नहीं होता अगर सरकार चाहती। सरकार को जब हमने दबाव बनाया उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर किया, उससे पहले कोई ट्रांसफर नहीं किया था। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में अगर छोटी सी भी बात हो जाए तो लोग कहते हैं ये कहाँ पर न्याय मिलेगा, लेकिन जब न्याय देने वालों के साथ में ही अन्याय किया जा रहा है तो आम पब्लिक की तो बात ही अलग है। आगे हम रुके थोड़ी नहीं, हमें कानून आती है, हम कानून को पढ़ा है हमने। कहीं भी रोका गया, हम लोग हापुड़ जा रहे थे, हमारे रास्ते में बसों को रोका गया, मगर कानून हमें आता है। हमने कानून के साथ साथ में उनको सबक भी सिखाया, और हम धरना स्थल तक पहुंचे भी थे, अपनी बात भी रखी थी। आपको सर पूर्ण विश्वास है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अधिवक्ता समाज से हैं हम, बिल्कुल न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन हमारा जारी है, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया है, केवल हड़ताल को वापस लिया है। केवल आपने हड़ताल को वापस लिया है, लेकिन जो आपका उसे क्या कहते हैं, मिशन, जो हमारा आंदोलन, जो आपका मिशन था, आंदोलन मिशन, वो आपका जारी है अभी? वो जारी है अभी, जब तक कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाएगा, हम अपने आंदोलन से वापस आ जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। जी मैं कुछ और बात करना चाहूंगा आपसे सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो भी हमारे कानून है वो हमें मिलना चाहिए, जो न्याय है वो मिलना चाहिए। हमारे अधिवक्ता समाज के साथ जो अन्याय किया गया था बहुत ही गलत था, और प्रशासन ने जो एक्शन लिया है वो बहुत हल्के में लिया था। अगर हम लोगों का ये आंदोलन नहीं जारी होता तो जो कार्रवाई हुई है वो भी नहीं होती। तो मैं चाहूंगा कि शासन प्रशासन अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू करे और उसको मतलब जारी किया जाए जल्दी से। तब तक ही हम लोग जो है अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक कानून लागू नहीं होता है। जब दो व्यक्ति पक्ष के लड़ते हैं उसमें एक जाता है थाने की तरफ, एक जाता है किसी अपने राजनीतिक पार्टी की तरफ, तो सर उनमें भी उन्हें न्याय कहाँ मिल पाता है? उसमें शासन प्रशासन दोनों का जो सिस्टम रहता है, और जो शासन होता है वो थोड़ा दबाव बना देता है तो उन्हें भी न्याय नहीं मिलता है। और जो लोग कानून का पक्ष लेते हैं, कानून कार्रवाई करते हैं, उन्हें न्याय मिलने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, और उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए। किसी नेता के पास न जाकर कानून का सलाह लेना चाहिए, कानून कार्रवाई करना चाहिए। सर जहाँ तक अभी हमारे यहाँ भारत देश में होता है सर, कानून का सहारा लोग बहुत ही कम लेते हैं, नेताओं का सहारा सर ज्यादा लिया जाता है। हमारे संविधान पर उन्हें सर विश्वास नहीं हो रहा है लोगों के लिए, ऐसा क्यों? गलत है, संविधान को मानना चाहिए। संविधान में जो भी कानून दिया गया है वो सबके लिए समानता का दिया गया है, और सभी के लिए एक समान कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहले कानून लेना चाहिए, उन्हें कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और उसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए उन्हें। जी मैं तो मानता हूँ कि सर संविधान ही सर्वोपरि है। हाँ, संविधान सर्वोपरि है। जो भी आर्टिकल्स दिए हैं, जो भी धाराएं दी हैं, वो संविधान में दी हुई है, और उन्हीं के तहत न्याय दिया जाता है। लेकिन सर बहुत से मामले ऐसे भी आते हैं जो बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी व्यक्ति पे थोप दिए जाते हैं। जैसे सर किसी व्यक्ति को फंसाना हो तो उस व्यक्ति पे जबरदस्ती उस पे सर केस लगाए जाते हैं। ऐसे केस से बचने के लिए हमारे भारतीय संविधान में सर कोई कानून है? क्यों नहीं, उसकी समीक्षाएं हैं, उसकी जांचें हैं। जो भी पिटीशन होती है तो उसका सबसे पहले समीक्षा कराई जाती है, जांच कराई जाती है। अगर उस जांच में कोई सबूत, गवाह जो होते हैं वो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर कोई ऐसा पाया जाता है दोषी है तो उसे सजा मिलती है, अगर निर्दोष है तो उसे निर्दोष की सजा मिलती है। सर हमारे गांव की या फिर हमारे देश की बात की जाए, हमारे देश में जो सर गरीब जनता है उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर उन लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए, या फिर सर किस तरीके से अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए जिससे उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार मिल सके? गरीब जनता के जो भी अधिकार हैं उनका जो हनन हो रहा है, उस हनन के रोकने के लिए सबसे पहले जनता को संगठित होना चाहिए और अपने अधिकारों की मांग करना चाहिए। जैसे शिक्षा,
स्वास्थ्य और खाद्यान्न की जो पूर्ति होती है वो, उसके लिए संगठित होंगे, वो संगठित होकर मांग करेंगे, तभी उन्हें न्याय मिल पाएगा। अगर ऐसे तो गरीबी बढ़ती ही रहेगी, मान लो इकट्ठे नहीं होंगे गरीबी बढ़ती रहेगी। सर आपने शिक्षा की बात की अभी भी, आपको क्या लगता है सर हमारे देश में अब शिक्षा बेहतर हुई है या नहीं? शिक्षा बेहतर नहीं हुई, अभी पिछड़ी हुई, अति पिछड़ी हुई शिक्षा है। शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, जो कि गरीब व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, उनकी बहुत हाई फाई फीस हो गई है। बुक स्टोर वाले भी बहुत बुक महंगी दे रहे हैं, बहुत महंगे महंगे ड्रेस आ रहे हैं। ये सब एक बिजनेस बन गया है, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए और गरीब जनता के लिए फ्री शिक्षा मुहैया कराना चाहिए। लेकिन सर संविधान में हमारे दिया गया है अगर 5 साल से बच्चा 14 साल तक का, 14 वर्ष का जब तक होता है, उसके लिए सर अपने माता पिता के लिए प्रत्येक बच्चे को सरकारी स्कूल में सरकारी ही सुरक्षा मतलब उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रशासन जो है वो आम जनता के हित की बात न करके वो चंद लोगों के हित की बात करता है। जैसे भारत देश के धन्ना सेठों के पक्ष में शासन प्रशासन दिखाई दे रहा है। पूरे देश की व्यवस्था चरमराई हुई है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय प्रशासन के लिए जनता के हितों की बात करना चाहिए, न कि किसी धन्ना सेठ की बात करना चाहिए। लेकिन यही दिखाई दे रहा है कि भारत शासन जो है, पूरा भारत सरकार है, वो सबसे ज्यादा धन्ना सेठों के पक्ष की बात करती है, धन्ना सेठों के ही हित की बात करती है। और वो धन्ना सेठ जो भारत देश की मुद्रा को या धन को लेकर विदेशों में चले जाते हैं, जिससे हमारे देश में बहुत काफी नुकसान, घाटा, बेरोजगारी, गरीबी फैल रही है। ये सारी व्यवस्थाएं तभी सही हो सकती हैं जब तक ये धन्ना सेठ विदेशों में जाना बंद कर देंगे। पैसा लेकर भाग रहे हैं, उसे रोकेंगे, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। और ये रोक लगने से ही हमारे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चरमरा रही है, गरीबी बढ़ रही है। हाल फिलहाल में देखा जाता है कि सर हमारे यहाँ पर जो भी लोग होते हैं, अगर मान के चलो कोई अगर छोटा सा भी सर अगर पंगा होता है कहीं पर भी, तो उस व्यक्ति के सर पक्ष में जो व्यक्ति होते हैं सर उसको ही न्याय मिलता है। बाकी अगर वो व्यक्ति कमजोर है तो वो सिर्फ कानून का सहारा लेता है और उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। सर ऐसा क्यों होता है हमारे भारत देश में? जब दोनों पक्ष मान लो कोई कार्य या लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, तो एक पक्ष कमजोर हो जाता है और एक पक्ष थोड़ा हावी टाइप का हो जाता है। मान लो या शासन से कहीं राहत मिलती है, उसे कुछ ना कुछ सलाह मिल जाती है, और दूसरा पक्ष जो कमजोर होता है तो सबसे पहले उसे कानून की सलाह लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। उस कानूनी कार्रवाई के लिए जो व्यवस्थाएं है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए। संविधान के अनुसार उन्हें कानूनी तौर से न्याय मिलना चाहिए। तो सर आपने कहा था कि हमारे देश की गरीबी खत्म नहीं हुई। सर सरकार अगर बात करती है, सरकार सर जो भी योजनाएं चलाती है तो कहती है कि हम सब गरीबों के लिए योजना चला रहे हैं। आज तक सर हमारे देश में आजाद भारत में जब तक सरकारें बनी हैं, आज तक जो भी सरकारें बनी हुई हैं, क्या सर इन्होंने सभी लोगों को, जब गरीब लोगों को ही मतलब योजनाएं चलाई थी, तो आज तक सर हमारे देश की गरीबी खत्म क्यों नहीं हुई? गरीबी खत्म होने की जगह तो गरीबी बढ़ रही है लगातार भाई। इससे जो सर अमीर, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार पे लागू करती हैं। अगर सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है और सही सुधार भी सकती है। कानूनी व्यवस्था लागू करे, जो टैक्स का सिस्टम होता है उसे थोड़ा सुधारा जाए, और गरीब जो लोग हैं उनके लिए अनुदान देकर या रिजर्वेशन देकर उन्हें बराबर लाने की कोई कोशिश की जाए, जिससे कि हम लोग सब एक समान हो सके। सर हमारे संविधान में तो हमें सब अधिकार दिए हैं, लेकिन सर ये लोग ही नहीं मानना चाहते कि आपको ये संविधान में अधिकार नहीं है। जो लोग नहीं मानते हैं संवैधानिक अधिकार को, तो फिर वो गलत तरीके से उसे मिसयूज करते हैं। पूरे भारत के लोग संविधान को मानते हैं, और हम लोग तो भाई कानून के ही पुजारी हैं। जितने भी हमारा अधिवक्ता संघ है, जो भी हम अधिवक्ता समाज के लोग हैं, वो सब कानून का पालन करते हैं और उस पर पूर्ण विश्वास भी करते हैं। जाति, धर्म, विशेष, इन सब चीजों को लेकर झगड़ते रहते हैं और सर कोई ना कोई समाज में मुद्दा बना के फैला देते हैं। उनसे सर हमारे देश का कुछ भला हो सकता है क्या? पाखंडवाद से कोई भला नहीं हो सकता किसी का। एक पाखंडवाद तो एक बहुत जटिल चीज है, उसे हम लोगों को अपनाना भी नहीं चाहिए। और पाखंडवाद के तर्ज पे ही हम लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, विज्ञान को मानना चाहिए, इतिहास को मानना चाहिए, और जो भी हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ज्ञान हो, लोग आगे बढ़े। पाखंडवाद को त्यागना चाहिए। पाखंडवाद एक भ्रम फैलाने वाली चीजें हैं, जिससे भ्रम बढ़ता है। आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं
वो भी उसमें लिप्त हो जाती हैं। वो शिक्षा से पिछड़ते जा रही हैं। पाखंडवाद को मानने वाले लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। जो शिक्षा को मानेंगे और शिक्षा के प्राप्त करेंगे, वो लोग आगे जाएंगे। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, आईआईटी इंजीनियर और भी बड़े बड़े जजेस, पीएम और डीएम और राष्ट्रपति तक चले जाते हैं, बनते हैं। वो शिक्षा की ही देन है, किसी पाखंडवाद की देन नहीं है। सर जैसे पहले कुछ कहा गया था कि हमारे भारत देश में सर शिक्षा अधिक मतलब ग्रहण करने का सर हम लोगों के लिए अधिकार नहीं था। सर शिक्षा का अधिकार हमें सर किसने दिलाया था? ये शिक्षा का अधिकार जो है, अगर पाखंडवाद व्यवस्था को मानेंगे हम, तो पहले नहीं था, हम लोगों के लिए अधिकार नहीं था, यानी आम जनमानस को शिक्षा का अधिकार नहीं था। हाँ, कुछ समाज में एक व्यवस्था ऐसी थी जो वर्ण व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, और उस वर्ण व्यवस्था में पहला जो वर्ण था, सबसे पहले उसी को शिक्षा का अधिकार था, 3 वर्णों को नहीं था। धीरे धीरे दूसरे नंबर वाले वर्ण में आ गया, वो लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वर्ण व्यवस्था में, उसे शिक्षा प्राप्त होने लगी। और जब संविधान लागू हो गया पूरे भारत में, तब से तो अनुमान ये समानता का अधिकार भी लागू हो गया है और सर्व समाज को शिक्षा प्राप्त होने लगी है, और सबको अधिकार है कि सर्व समाज शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन सर हाल फिलहाल में आपने जो शिक्षा की बात की थी, हमारी जो भी सरकारें हैं शिक्षा पर सर काफी जोर देती हैं। स्कूलों की सर हमने देखा कि मरम्मत भी बहुत अच्छी तरीके से कराई गई है और उनको सर बहुत अच्छी तरीके से सजाया भी गया है। स्कूलों में सर पढ़ाई भी की जा रही है, और स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके सर जो भी टीचर होते हैं वो सर बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड टीचर होते हैं। लेकिन फिर भी सर हमारे एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा और एक सर प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, तो उन दोनों में सर ज्यादा होशियार बच्चा सर कौन सा होगा? ऐसा रहता है, जो हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, हमें हमारे और तुम्हारे बीच के ही लोग होते हैं जो उसमें अध्यापक या टीचर होते हैं। वो क्या करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उतना जोर और ध्यान नहीं देते हैं जितने की जो प्राइवेट व्यवस्था वाले लोग होते हैं वो विशेष ध्यान देते हैं, और चंद पैसों में पढ़ाते हैं। बेचारे कम सैलरी लेते हैं लेकिन कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, इसलिए वो बच्चे भी थोड़े होशियार हो जाते हैं। और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं तो उन्हें सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, लेकिन काम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं वो, और इसीलिए वो व्यवस्थाएं थोड़ी विफलता की ओर जा रही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकारी व्यवस्थाएं जो वास्तविक हैं, उनके जो बच्चे हैं, बच्चों की संख्याएं भी कम हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बच्चों की संख्या है, प्राइवेट विद्यालयों में ज्यादा दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग समय सीमा उनकी क्लियर होती है, टाइम से पढ़ाई होती है, टाइम टू टाइम सारा कार्य होता है। और सरकारी व्यवस्थाओं में जो होता है उनका समय सीमा थोड़ा लूज रहता है, उन पे थोड़ा प्रशासन का दबाव भी रहता है। लेकिन हमारे भारत देश के लोग जो कहते हैं कि हम सरकारी मतलब नौकरी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते सर प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन उन्हें अगर नौकरी चाहिए, आईएएस बनना है, तो भी सर उन्हें कोचिंग करवानी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी सर सरकारी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? उन लोगों की थोड़ा सोच गलत है। जब स्वयं प्राइवेट शिक्षा ग्रहण करेंगे और सरकारी की अगर लालसा रखते हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने सरकारी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और सरकारी व्यवस्थाओं का जो सिस्टम है वो प्राइवेट की व्यवस्था वाला जो सिस्टम लागू है उसमें वैसी बेहतर पढ़ाई के लिए मांग कराना चाहिए प्रशासन से। और जब प्रशासन से मांग करेंगे और उनकी मांग को अगर स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसी प्राइवेट से ज्यादा बेहतर चलने लगेंगी, और सभी लोग वहीं से शिक्षा प्राप्त करेंगे, और वो ज्यादा उचित रहेगा। जब सरकार से मांग करेंगे तो व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, जब व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं वो सब सरकारी विद्यालयों में जाने लगे, सरकारी व्यवस्थाओं में पढ़ने लगेंगे, और वहीं से चाहे सरकारी व्यवस्थाएं हो अच्छी चल रही हैं, बहुत से बड़े बड़े डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, प्राइमरी स्तर से भी निकलते हैं, और जो भी है सिस्टम सरकारी वहां से भी निकल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर पे सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के ही लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। गरीब जनता के आज भी, जो गरीब जनता है उसके बच्चे आज भी सरकारी संस्थाओं में ही हैं, और इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं चरमरा जाती हैं कि वो लोग इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि उनके स्वयं के बच्चे उन सरकारी व्यवस्थाओं में नहीं अध्ययन करते हैं। उन लोगों के लिए अपने बच्चों को स्वयं सरकारी संस्थाओं में पढ़ाना चाहिए, और व्यवस्था एकदम सुचारू और अच्छी प्रकार से लागू कराना चाहिए, जिससे कि व्यवस्था ठीक होगी तो बच्चों की पढ़ाई भी ठीक होगी, तो ये सिस्टम दूर हो जाएगा कि प्राइवेट में पढ़ाई कराएंगे, सरकारी नौकरी लेंगे। वही सरकारी विद्यालय से पढ़ने वाले लोग भी सरकारी एम्प्लॉयज भी बन सकते हैं।
की है। जब उन्होंने इतनी बेस्ट शिक्षा की है हमारी सरकारी, तो फिर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं क्या? हमारे गांव के या फिर हमारे भारत देश की बात की जाए तो सर लगभग कम से कम 50% बच्चे गरीब लोगों से आते हैं, जो हमारे किसान लोगों के बच्चे होते हैं, वो सर आज भी सरकारी स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही कर्मचारियों ने तो व्यवस्था सारी बिगाड़ दी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी होते हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए प्राइवेटाइजेशन दे दिया, प्राइवेट सेक्टर में उतार दिए वो। और सरकारी कर्मचारी जो हैं, अगर सरकारी संस्थाओं में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो इस पर रोक भी लग जाएगी, और उनकी व्यवस्थाएं जो है पढ़ाने लिखाने की वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, और सरकारी संस्थाओं से अच्छे छात्र निकलेंगे और अच्छी अच्छी पदों पर भी जाएंगे वो। सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।